So, now today we are going to start a very important topic for all teaching exams like UPLT grade, TGT, PGT for English literature. इससे रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द रेनेसा. सो नाउ बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसा, डू यू नो? सो रेनेसा का एक सिंपल सा मीनिंग होता है पुनर्जागरण. यहाँ पे हम जागरण की बात कर रहे हैं, जगने की बात कर रहे हैं, तो हम पहले भी जागे हुए थे, ऐसा नहीं कि पहले जागे नहीं हुए थे. तो यहाँ पे पुनर्जागरण हो रहा है और ये एक लिटरेरी मूवमेंट है, एक मूवमेंट है लिटरेचर के अंदर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसकी शुरुआत जो होता है उसकी शुरुआत होती है 14th to 17th सेंचुरी के बीच में इसकी शुरुआत मानी जाती है. तो रेनेसा होता है बेसिकली, जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे अपने कॉन्सेप्शन बना लेते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, उनको फिर से मतलब किसी की चीज़ों के बारे में सोचना, रिवाइव करना. जैसे कि अरिस्टोटल थे, होमर थे, उनकी जो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग थी, उनके जो वो भी साइंस से रिलेटेड कुछ उनका लिटरेचर था, उसको रिवाइव किया गया है यहाँ पे. मतलब उनके बारे में फिर से सोचना स्टार्ट किया गया है. जैसे कि हम कालिदास हैं, है ना, कालिदास है, वाल्मीकि हैं. जैसे कि आप आज के टाइम पे अगर हम वो चीज़ें बंद कर दें जो आजकल ये चल रहा है, ऐसी मूवीज़ चल रही हैं, इनको बंद करके उनको ले आए तो एक तरीके की मूवमेंट ही तो होगा. ऐसे ही सेम जो हम ये रेनेसा की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमने अपने रिलीजियस जो हमारी सोच थी उससे हटके कुछ सोचा, बहुत सारी चीज़ों के इन्वेंशंस किए, अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आया, उसी को रेनेसा कहा गया. एक लिटरेरी मूवमेंट है एक तरीके का. तो a golden age of rebirth in art, literature, science and human thought. क्या गोल्डन एज कही गई है, रीबर्थ माना गया है इन आर्ट में भी रीबर्थ माना गया है. कैसे? जैसे कि आर्ट के थ्रू भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश की, जैसे आर्ट के थ्रू भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताने की कोशिश. जैसे कि एक पेंटिंग है लास्ट सपर, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि एक आफ्टर डेथ क्या होता है, सब लोग जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, जो भी मतलब एक गरीब अमीर, सब लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ बैठ के सफ़र कर रहे हैं, मतलब मील एंजॉय कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं. तो उसके थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी होता है, जैसे मरने के बाद आफ्टर डेथ आप सब एक ही होते हैं, हम एक ही हैं, हमारे अंदर कोई जाति भाव, ऊंच नीच, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं. तो आर्ट के थ्रू भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश की गई थी. लिटरेचर के थ्रू जो भी राइटिंग्स लिखी गई उस टाइम पे, साइंस के थ्रू इन्वेंशंस किए गए, एंड ह्यूमन थाट से मतलब यहाँ पे है कि ह्यूमंस ने अपने इंडिविजुअल्स को जाना है. जैसे कि हम भी कुछ है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, या अपने बारे में भी सोचना चालू किया उन्होंने, है ना. जैसे कि उस टाइम पे जो वर्किंग क्लास थी उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी. ठीक, उसके बाद फिर प्लेग आया. यहाँ पे ह्यूमन थॉट इसलिए चालू हुए क्योंकि प्लेग आया हुआ था उस टाइम पे. काफ़ी जो मतलब फ्यूडरलिज्म था वो समाप्त हो गया था, लोगों को वर्कर की ज़रूरत थी, लेबर्स की ज़रूरत थी. तो वहाँ पे उनकी तब वैल्यू इम्पोर्टेंस लोगों को पता चली. तो वहाँ पे भी जो ह्यूमन थॉट्स पता चले, अब लोगों ने अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दी, खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया कि खुद की भी कोई इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटीज़ हैं हमारी भी. डैट बिगिन इन 14th सेंचुरी इटली. देखिए इटली में तो ये 14th सेंचुरी के आसपास स्प्रेड हो चुका था, बट इन इंग्लैंड जो है ये 17th सेंचुरी के आसपास दिखेगा. एंड स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम. रिवाइविंग किया गया, स्पिरिट किसकी, आत्मा को रिवाइव किया गया एंशियंट ग्रीस एंड रोम की. जो सेलिब्रेटिंग ह्यूमन पोटेंशियल, मतलब ह्यूमन पोटेंशियल को सेलिब्रेट किया गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, हम कैसे उसको नई चीज़ों में, नए जो हम बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम अपने आप को इनोवेट कर सकते हैं बहुत अच्छी सी चीज़ों के थ्रू. ठीक, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बिगिन इन 14th सेंचुरी इटली, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक फ्लोरेंस, वेनिस, ये वेनिस वही वाला है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आप पढ़ते हैं, एंड रोम. फ्लोरिश ड्यू टू वेल्दी पैट्रोनेज लाइक द मेडिसी फैमिली. ये किसकी वजह से फ्लोरिश हुआ था? एक मेडिसी फैमिली थी,
फ्लोरेंस में ही। उनकी उनकी मतलब काफ़ी वेल्दी फैमिली थी, बैंकिंग फैमिली थी, वो भी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड अर्बन कल्चर। अब कोई भी चीज़ है अगर वो स्टार्ट हुई है, ओरिजिन हुआ है, तो वो स्प्रेड भी होगी, कहाँ तक फैली है ना, और उसका एंड भी होगा। ज़रूरी नहीं कोई चीज़, अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई, किसी चीज़ का ओरिजिन हुआ है, तो उसका एंड भी होगा। स्प्रेड कहाँ तक हुई? 15 to 16 centuries spread to France, Germany, England and Netherlands and Spain, नीदरलैंड एंड स्पेन थ्रू। किसके थ्रू वहाँ पे स्प्रेड हुई थी? ट्रेड के थ्रू, व्यापार के थ्रू, ट्रेवलिंग, प्रिंटिंग प्रेस, अभी मैंने बताया सबसे मेन यही था प्रिंटिंग प्रेस, और यूनिवर्सिटीज़। एंड कैसे होता है इसका? ग्रेजुअली डिक्लाइन बाय द लेट फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये क्या है कि इवेंट था जिसकी वजह से रेनेसां का मतलब रेनेसां आया। तो इसका ईयर प्लीज़ डू रिमेंबर दिस डेट 1453। 1553 में क्या हुआ? ये एक इवेंट जो है कंडक्ट हुआ था, या हुआ था, कैसे हम बोल सकते हैं कि रेनेसां कैसे आया। तो इसके कॉन्क्योरर थे सुल्तान महमद सेकेंड, जो ओटोमन एम्पायर था जिस उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। विक्टिम कौन था? बाइजेंटियन एम्पायर था, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो उसको मतलब हरा कर जो है अपना डायनेस्टी वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश की थी, ओटोमन एम्पायर। कैपिटल कैप्चर्ड वहाँ पे कौन सी? कॉन्स्टेंटिनोपल थी। तो हुआ कि जब वहाँ पे उन लोगों ने अपना साम्राज्य जो है इस्टेब्लिश कर लिया था, तो वहाँ से जो कुछ स्कॉलर्स थे वो भाग के मतलब शरणार्थी एक तरीके के थे जो इटली में आए, और उन्होंने फिर जो वो स्कॉलर थे उन्होंने ये चीज़ें स्प्रेड की, मतलब इनोवेशन। कहते हैं ना कि जब कोई जैसे कि अच्छाई अगर है तो वो अच्छे लोग होंगे तो वहाँ पे अच्छाई फैलती है, अगर बुरे लोग आ जाते हैं तो उनकी चीज़ें फैलने लगती हैं। जैसे कि उससे पहले क्या था, ज़्यादा लोग जो है धर्म वर्म वगैरह को मान रहे थे, कि क्लर्जी मैन पे भरोसा कर रहे थे कि यही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ देखेंगे। इस तरीके की चीज़ें मतलब तब तक फैली हुई थी। उससे पहले उसके बाद जब ये स्कॉलर्स आए जिन्होंने बताया कि नहीं, हमें मेडिसिन इन्वेंट करनी होंगी, भगवान या क्लर्जी मैन ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें अपने इन्वेंशन खुद ही इन्वेंट करने पड़ेंगे, हमें अपने जो रास्ते हैं वो खुद बनाने पड़ेंगे, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इस तरीके से मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपने लिए हमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, है ना। कोई भगवान आके या कोई एक क्लर्जी मैन आके हमें कोई झाड़ फूक, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये सारी जितने भी अंधविश्वास थे, है ना, ये सब चीज़ें गलत है। कि धर्म जो होता है, धर्म ये होता है कि हम कर्म करें अपने, है ना, सही चीज़ से कमाई करें अपनी, गलत कर्म ना करें। ये अगर ये धर्म है तो दैट इज़ ओके। बट जहाँ पे आडंबर आ जाता है कि नहीं, हम तो मतलब कोई काम भी कर रहे हैं तो वो भी पूजा पाठ पे डाल दिया, है ना, कोई ऐसे र्यूमर्स, कोई ऐसी अंधविश्वास को फॉलो करने लग गए हैं जिससे हमारा भला नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मतलब एक तरीके से अंधविश्वास को फॉलो करना, क्योंकि उससे हटके रेनेसां था। इसीलिए जब बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लोगों की सोच एक जैसी हुई, मतलब तब ये रेनेसां मतलब बिल्ड हुआ। पुनर्जागरण इसको कहा गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स की सोच क्या थी, एक जैसी थी, कि हमें कुछ मतलब एक मेडिसी फैमिली का जिक्र किया था जो कि थी रेनेसां पेट्रॉन्स थे। पावरफुल बैंकिंग फैमिली थी इन फ्लोरेंस इटली में। मेजर पेट्रॉन्स ऑफ रेनेसां आर्ट एंड लर्निंग, सपोर्टेड ग्रेट आर्टिस्ट लाइक माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी एंड बॉटिस्ली, हेल्प मेक फ्लोरेंस द सेंटर ऑफ द रेनेसां। इन्होंने क्या किया, जैसे कि अगर किसी के पास स्किल है, पैसा नहीं है, और किसी के पास पैसा होता है तो स्किल नहीं होती, वही काम इन्होंने किया। जो स्कॉलर्स आए थे उन पे पैसे लगाए उन्होंने, और उनकी जो स्किल थी वो डेवलप्ड हुई, वहाँ पे फ्लरिश्ड हुई। तो इससे बहुत ही बेनिफिट, मतलब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। कोई भी चीज़ है तो उसका एंड अगर ओरिजिन हुआ है तो एंड होना भी नेचुरली है। तो जो रेनेसां का जो एंड माना जाता है, ग्रेजुअली डिक्लाइन बाय द लेट 17th सेंचुरी में माना जाता है, रिप्लेस बाय द एज ऑफ इनलाइटनमेंट एंड राइज ऑफ मॉडर्न साइंस। जैसे कि जब एज ऑफ इनलाइटनमेंट आती है, न्यू क्लासिकल एज आती है, जिसमें हम ऐसे कहें तो जिसमें हम ड्राइडन को पढ़ते हैं,
है ना, वो वाली एज में जैकोबियन एज आती है। मेटाफिजिकल पॉइंट भी इसी में आते हैं। प्यूरिटन एज आ जाएगी अभी फिर से, मतलब वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। रिलीजियस मतलब आ जाएंगे। आपने जॉन मिल्टन को पढ़ा होगा, जो हमारे मिल्टन थे, आपने उनके बारे में फिर पढ़ा होगा, जॉन मिल्टन, कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टाइप के पर्सन थे, है ना। उनकी जो भी पैराडाइज लॉस्ट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ना, बहुत ही फेमस वर्क है उनके। तो एक वो प्यूरिटन थे जो कि सिर्फ रिलीजियस थे, मतलब उनके लिए सिर्फ क्या था कि जो गॉड है वही सब कुछ है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है और उन्हीं की वजह से सब कुछ है, हम आप एवरीथिंग जो है उन्होंने, मतलब पूरा एकदम ब्लाइंड थे। उस टाइम पे थिएटर भी बंद हो गए थे, जितने भी मतलब इस तरीके की ड्रामा और ये सारी चीज़ें बंद होने लगी थी, सिर्फ रिलीजियस खाली राइटिंग पब्लिश होने लगी थी, है ना। तो उस ये जो रेनेसां का एंड हुआ है, तो प्यूरिटन एज का मतलब आगमन होने लगा था, उसका जो अराइवल हो गया था। तो जो इंग्लिश रेनेसां टाइमलाइन है वो उसमें क्या होता है कि एक तो अर्ली रेनेसां है, ठीक है, जो कि होती है 1485 से 1558 में, जो कि ट्यूडर पीरियड कहा जाता है। अच्छा, उस टाइम पे जो ट्यूडर डायनेस्टी थी, उसके जो किंग थे वो हेनरी 8 थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसको माइंड में रखिएगा। उसके बाद आता है हाईली रेनेसां पीरियड, जिसमें क्या होता है 1558 से 1603 तक, ये टाइम लाइन आप याद रखिएगा। ये एलिजाबेथन एज होती है, जिसमें आपके फेमस जो राइटर हैं, हम सभी पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर को। और एलिजाबेथन जो एज थी, इसमें शेक्सपियर जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब इसी में काफ़ी फेमस हुए थे। एलिजाबेथ खुद भी बहुत ही ज़्यादा इनको इनकरेज करती थी कि जो है आप ड्रामा लिखिए, है ना, आपके जो प्ले हैं बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जो है एक जब हिस्टोरिकल प्ले लिख रहे थे विलियम शेक्सपियर, तो इन्होंने सजेस्ट किया था एक पर्सनालिटी को, एक नेम को, कि आप इन पे जो है कुछ लिखिए। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है वो राजा थे हेनरी 5, है ना, उनके बारे में कहा था आप इनके बारे में लिखिए, और लिखा भी था विलियम शेक्सपियर ने। फिर उसके बाद आता है लेट रेनेसां कब 1603 से 1660 में लेट रेनेसां होता है, जब आपकी जैकोबियन एज, कैरोलियन एज है ना, जिसमें जेम्स फर्स्ट जो है उस टाइम पे रूलर किंग थे वहाँ पे। तो ये 3 टाइमलाइन एज हैं रेनेसां की, अर्ली रेनेसां, हाई रेनेसां और लेट रेनेसां। इनको ध्यान रखिएगा अपने माइंड में।